नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आ जाइए सभी एक बार। और जैसा कि हम अपने इतिहास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और इतिहास एक विषय ही अपने आप में ऐसा है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो अपना एक नया इतिहास बनता चला जाता है। तो इतिहास की यही पहचान है, क्योंकि इसका नाम इतिहास ऐसे ही नहीं पड़ा, क्योंकि इतिहास देखो, आज आप जी रहे हैं, कल का दिन जब आप जियोगे तो कल का बीता हुआ दिन आपके लिए इतिहास बन जाएगा। और फिर इतिहास एक वो घटना होती है जिसको याद करके हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, हम अपने वर्तमान को अच्छे से जी सकते हैं। क्योंकि इतिहास तो हमको केवल यही सिखाता है ना, इतिहास एक सबक होता है कि आप इतिहास से कहते हैं, बड़े बूढ़े भी क्या कहते हैं आपसे, बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं कि पुरानी गलतियों से सीखो। मतलब पुरानी आपने जो की है या आपकी जो अच्छाई रही है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान अतीत में गलती ही करे, वो अच्छाई भी को छोड़ देता है। तो अच्छाइयों से और बुराइयों से इतिहास यही पाठ पढ़ाता है कि अच्छाइयों से और बुराइयों से सीखते हुए आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और भविष्य का निर्माण करते रहें। तो चलिए, इसी इतिहास के ऊपर आज हम एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, और ये हमारी लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपके लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि आप भी परेशान हो गए होंगे, सर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब ये खत्म भी हो जाएगा आज, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैंने फ्रेंच क्यों बोला, फ्रेंच जो बोला मैंने, तो फ्रेंच एक्चुअली में मैंने बोलने को तो डच भी बोला था, समझे, मैंने पुर्तगाली बोला था। अब पुर्तगाली को मैंने कभी कभी पुर्तगीज भी बोला था। तो पुर्तगाल में रहने वाला हर एक व्यक्ति, जैसे भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, अब जरूरी नहीं है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय ही हो। लोग एनआरआई भी, तो एनआरआई के तौर पे भी यहां पे आते हैं। जैसे आप कहते हो नॉन रेजिडेंसी ऑफ इंडियन, जैसे किसी के, मान लो कोई अमेरिका से है और अमेरिका में रहता है, काम करता है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो इंडिया से है। तो जब वो अपनी वाइफ से मिलने आता है, अपने या वाइफ के रिलेटिव से मिलने आता है, तो क्या है, तो वो एक एनआरआई कहलाया। या भारत की नागरिकता प्राप्त किए बिना यदि वो भारत की सरजमीन पर रह रहा है, तब भी वो एनआरआई कहलाएगा। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं। तो पुर्तगाली मतलब पुर्तगीज नागरिक की बात कर रहा हूं मैं डचों की बात करूंगा तो मैं हॉलैंड की बात करूंगा, ठीक है। और यदि मैं फ्रेंच की बात करूंगा तो मैं फ्रांस की बात करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सभी बार नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन कॉपी और पेन लेके हमेशा साथ रहिएगा, क्योंकि हम इस वक्त अभी महाभारत के युद्ध मैदान में खड़े हैं। मतलब इन द सेंस आप समझ गए हैं, क्योंकि आप अभी कंपटीशन के उस दौर में हैं। तो ये एक महाभारत के युद्ध के मैदान से कम नहीं है, क्योंकि आपको अभी जीतना बाकी है। जैसे पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, वो धर्म और अधर्म को लेके हुआ था, नहीं हुआ था। तो इसी की वजह से यानी आपको भी अपने आप को साबित करना है इस मैदान में कि हां, और याद रखना कि मेहनत ही सब कुछ नहीं होता, मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। जैसे कि एक कहावत मुझे याद आ रही है, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में सुनाऊंगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहले, तो डालेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जा सके और आज ही इस चैप्टर को खत्म किया जा सके। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रेंच किसको कहा जाता है, आप सभी को पता है, फ्रांस में रहने वाला हर एक व्यक्ति, यानी जिसने फ्रांस की सिटीजनशिप को ले रखा है, वो कौन है, फ्रेंच है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको डाल देंगे यहां पर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों नामों को साथ लेके चलना है हमको। क्या पता कमीशन का, एसएससी का, यूपीएससी का दिमाग घूम गया, क्योंकि पेपर बनाने वाले का जब दिमाग घूमता है तो वो कहीं का नाम कहीं जोड़ देता है, और बस दिक्कत किसको होती है, परेशानी किसको होती है, कंपटीटर को, हमेशा से। चलिए, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो सबसे पहली कंपनी हमारे भारत में आने वाली कौन थी, पुर्तगाली। पहली बात, ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में एक विजय ऑपरेशन चलाया था और इनसे गोवा खाली कराया था कि अब तो चले जाओ, संविधान भी बन गया, सरकार भी बन गई, अब तो चले जाओ यहां से पुर्तगाल। लेकिन उन्होंने पुर्तगाल जाने से मना कर दिया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने तुरंत
सेना को यह आदेश दिया कि आप विजय ऑपरेशन प्रारंभ कीजिए और पुर्तगालियों को यहां से घसीट कर पुर्तगाल ले जाइए। अब पुर्तगाल नहीं ले जा सकते तो यहां से इनका भारत खाली कराइए, क्योंकि गोवा भारत का अभिन्न अंग है, वो इनकी कोई विरासत नहीं है। लेकिन पुर्तगाली ये समझ बैठे थे कि भारत का जो गोवा है ये तो हमारी विरासत है, क्योंकि गोवा तो उस वक्त भी था जिस समय पुर्तगाल आया भी नहीं था। और पुर्तगाल में वास्को डी गामा जिस व्यक्ति ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, वो जब यहां पर नहीं था तब भी गोवा था, उसके आने के बाद भी गोवा था, और उनके जाने के बाद भी गोवा आज तक है या नहीं है। भारत का सबसे छोटा स्टेट है गोवा, सबसे छोटा क्षेत्रफल में। चलिए, और यहां से बात करते हैं, डायरेक्ट जंप मारते हैं, डच की बात करते हैं। तो डच आए थे 1602 ईस्वी में, यानी लगभग अंग्रेजों से 2 साल बाद आए थे। लेकिन डच अच्छे खासे पुर्तगालियों का खत्म करने में बहुत बड़ा सहारा बने। तो डच के बाद आते हैं फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और ब्रिटिशों का आपने सब कुछ देखा ही होगा, और हम पे जिन्होंने राज किया है, राज हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि कभी भी जब माँ अपने बेटे को कहानी सुनाती हैं तो अंग्रेजों वाली कहानी सुनाते हैं कि बेटा हम देखो पहले कैसे गुलाम थे, किसके अत्याचार को झेल रहे थे, कौन हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, कौन हमारा शोषण कर रहा था। किसी माँ को कहानी सुनाते हुए आपने ये नहीं सुना होगा कि उसने पुर्तगीज की कहानी सुनाई, आज मेरी माँ ने डच की कहानी सुनाई, आज मेरी माँ ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सुनाई, क्योंकि ये कंपनियां आई तो थी हमारे भारत पर व्यापार करने, कॉमर्शियल ट्रेड करने आई तो थी, लेकिन ये लंबे समय तक टिक इसलिए नहीं सके क्योंकि इनके पास कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई इनके पास इनका गोल नहीं था। ये बस चले ही जा रहे थे, चले ही जा रहे थे। अरे दौड़ने से रेस नहीं जीती जा सकती, दौड़ने से ही रेस नहीं जीती जा सकती। दौड़ को कितने समय में पूरा करना है डिपेंड ये करता है। तो यही मैं मानता हूं कि तीनों जो कंपनियां थी ये केवल दौड़ रही थी, इनको ये नहीं पता कि जाना कहां है। लेकिन अंग्रेजों को ये पता था कि हमको जाना किधर है और हमको पाना क्या है। इसलिए अंग्रेज कम समय में जीत गए और इनको जीतने में वक्त लगा। लेकिन यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया आईएएस के एग्जाम में, इस क्वेश्चन का जिक्र मैं आपसे कर देता हूं। आंसर्स बहुत बड़े होंगे, आंसर्स का पूरा मैं यहां पर नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप समझ जाओगे। यूपीएससी के जीएस फर्स्ट पेपर में, जो कि इतिहास का पेपर है, और लगभग से लगभग यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में 75% मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती है, समझे। चलिए, तो उसमें यह पूछा गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य ईस्ट इंडिया कंपनियों की तुलना में ऐसी ऐसी कौन सी कंपनी थी, ऐसी कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी, अंग्रेजों को चैलेंज दे रही थी। वो कौन सी थी? पुर्तगाली, डच, स्पेन या फ्रांस? अब ये तो आपको पढ़ने के बाद ही इसका आंसर मिल पाएगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं एक ट्रेलर के तौर पे। लेकिन ये ट्रेलर है, ये मूवी नहीं है। इस मूवी के लिए आपको पूरा लेक्चर देखना होगा, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हाँ सर, आपने जो क्वेश्चन बताया हम समझ चुके हैं, इसका आंसर आपको देने की जरूरत भी नहीं है, हम इसका आंसर खुद दे देंगे। तो चलिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेजों से टक्कर लेने के मामले में पूरी तरह एकदम कैपेबल थी। इनके पास हथियार ले लो, इनके पास पैसा ले लो, पैसा तो इनके पास भर के था, क्योंकि सरकारी कंपनी थी ना। हां, मुनाफा हो या ना हो, पैसा भरपूर था जेब में, यानी जेबों में पैसा हमेशा भरा रहता था इनके, क्योंकि भैया फ्रांस भी किसी से कम नहीं था। चलिए, और फ्रांस का जो सम्राट था उसका नाम था लुई 14, उसको लुई 14 कहते थे, क्योंकि वो 14वां वंशज था ना, इसलिए। जैसे कि आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप, जब आप भी कभी फादर बनोगे, फिर ये पीढ़ी चलती चली गई, तो उसका नाम रख दिया 14, यानी 14वां वंशज, जिसका नाम था लुई 14। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी स्टार्ट ये करते हैं, नोट डाउन करके, कि 17वीं शताब्दी तक, यानी लगभग से लगभग सन 1600 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं आपसे। 1600 चल रहा था, अंग्रेज बड़े धूमधाम से आ रहे थे। कभी साहब कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है,
कभी टॉमस रो आता है, हैं? ऐसे ऐसे करके जहांगीर के दरबार में आ रहे थे बड़ी धूमधाम से। पुर्तगाली साइड में रहकर ये देख रहे थे कि क्या क्या आदमी है, कितने बड़े चालाकी व्यक्ति हैं। तो इन्होंने तो भारत की कंपनियों पर कब्जा ही कर लिया है और पुर्तगाली लगभग समाप्ति हो गए थे। डचों को इन्होंने खत्म कर दिया था। अंग्रेज आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए। 1600 से लगभग मैं मानता हूं वो 1664 का समय आ गया। और 17वीं शताब्दी में बता दूं, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे उस समय जो फ्रेंच लोग थे ना, ये मेडागास्कर तक व्यापार करते थे। कहां तक? मेडागास्कर तक। और मेडागास्कर कहां पर है? आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे और आज का ये क्वेश्चन है कि आप मेडागास्कर को सर्च करेंगे, ये कहां पर है, क्योंकि स्मार्ट वर्क तो आपको करना ही होगा, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेडागास्कर में जो व्यापार चलता था, और मेडागास्कर कहां पर है आप सभी बताएंगे। हिंट के तौर पर बता देता हूं, अफ्रीका महाद्वीप देखा है आपने वर्ल्ड मैप में? अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पूरब की तरफ मेडागास्कर है, बिल्कुल पूरब की तरफ। और वहीं पर आसपास है मॉरिशस कंट्री, यानी मॉरिशस वहीं पर है बिल्कुल। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलेंगे वहां पर आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा, हमारे भारत का यूटी मिल जाएगा। और लक्षद्वीप से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो वहां पर आपको अरब सागर मिलेगा, और अरब सागर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहीं आपको गुजरात मिल जाएगा, जहां से भारत की भूमि प्रारंभ होती है। तो 17वीं शताब्दी, लेकिन 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में फ्रांसीसी लोग, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार व्यापार कर रहे थे, ये व्यापारों के खिलाड़ी थे, अनाड़ी नहीं थे, खिलाड़ी थे, मास्टरमाइंड थे। फ्रांसीसी लोगों को कम बताऊंगा ना कभी। और जैसे आपको कहानी जब आगे बताऊंगा ना, जब कर्नाटक वॉर पढ़ेंगे हम, तो आपको हकीकत में पता चलेगा कि फ्रांसीसी तो ऐसी कंपनी थी जो अंग्रेजों की नाक में दम करने वाली थी। भाई घुटने तक ला दिया था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था अंग्रेजों को। लेकिन कहते ना, जब किस्मत अच्छी नहीं होती है, वक्त साथ नहीं देता ना, तो अच्छे से अच्छे आदमी को भी बुरा बनना ही पड़ता है। तो बस वही वाली बात थी, इनका समय खराब था, इनकी किस्मत खराब थी। चलिए, तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी लोग अफ्रीका के पूर्वी तटों, अफ्रीका के पूर्वी तटों यानी ईस्टर्न घाट की बात कर रहा हूं मैं, लगभग ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है हमारे पूर्वी पूर्वी तटों की ओर, पूर्वी तटों की ओर मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर तक व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के गुजरते हुए और 17वीं शताब्दी के लगभग से लगभग मध्य की बात कर लेता हूं, लगभग से लगभग मध्य तक आते आते इन्होंने भारत में वाणिज्यिक कंपनी यानी कॉमर्शियल कंपनी के तौर पर इन्होंने प्रवेश कर दिया। यानी कहते हैं ना, बिगुल बजा दिया। जैसे राजा जब एंट्री करता है तो बिगुल कौन बजाते हैं? दरबारी। ऐसे ही फ्रांसीसी कंपनी का भारत में हुआ आगमन और अंग्रेज लोग घबरा गए। अंग्रेज लोग कैसे घबराए मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो व्यापार करते थे और 17वीं शताब्दी के लगभग मध्य में, 17वीं शताब्दी के लगभग मध्य में भारत में आने वाले यानी वाणिज्यिक कंपनी के तौर पर आने वाले ये सबसे अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी थी में, और वाणिज्यिक कंपनी यानी कॉमर्शियल कंपनी
या कॉमर्शियल ट्रेड कंपनी कह दो, वाणिज्यिक कंपनी के तौर पर भारत में आने वाली सबसे अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में आने वाली सबसे अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या कहीं गलत तो नहीं हूं? यही थी क्या? चलो ये पता चल जाएगा कि सही कौन गलत कौन। तो इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। तो आने वाली सबसे अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये, और लिखेंगे यह एक पूर्णतः व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कंपनी थी। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कंपनी थी। यह पूर्णतः व्यापारिक एवं एक वाणिज्यिक कंपनी थी। अब यहां तक आप समझ गए। चल, अब आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब से होती है, किसके द्वारा होती है और कौन करता है। ठीक है, चलिए। तो 1664 की मैं आपसे बात कर लेता हूं। 1664 ईस्वी में क्या होता है? 1664 ईस्वी में फ्रांस में एक राजा हुआ जिसका नाम था लुई 14, लुई 14। लुई 14 क्या करता है? जो लुई 14 थे, उनके शासनकाल में एक मंत्री था जिसका नाम था मंत्री कोलवर्ट। क्या था? मिनिस्टर कोलवर्ट। कोलवर्ट भारत की सरजमीन पर आता है और उसने भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। तो लिख देते हैं इस स्टेटमेंट को पहले कि फ्रांस के सम्राट, ये सारी चीजें पेपर में पूछी जा चुकी हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के शासनकाल में लुई 14 के शासनकाल में एक मंत्री कोलवर्ट, जिसका नाम था कोलवर्ट, ने या कोलवर्ट के द्वारा भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1664 में। आप सभी को पता होना चाहिए। और किसके शासनकाल में हुई? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिख लीजिए ना, लुई 14 के काल में की गई। यहां से आएगा लुई 14 के शासनकाल में। और किसके द्वारा की गई? एक मंत्री था जिसका नाम था कोलवर्ट। और कब की गई? आंसर आपके सामने है, 1664 में। चलिए, तो दिवाली आने वाली है, आप सभी को पता है। और दिवाली हमारे भारत का एक सबसे बड़ा त्योहार, सबसे रोशन और जगमगाने वाला त्योहार, जो हमारे भारत और हमारे भारत के जितने भी त्योहार हैं, ये एक त्योहार ही नहीं, यह तो एक हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, ये सब कुछ है। त्योहार को आप केवल एक फेस्टिवल मान सकते हो, लेकिन फेस्टिवल एक फेस्टिवल नहीं होता। फेस्टिवल एक हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर होता है, जिसको हम कई वर्षों से जिसका पालन करते आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। लेकिन आज के लोगों का ये सबसे बड़ी शिकायत है कि आज के जो त्योहार हैं वो लगभग से लगभग फीके पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए? मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, त्योहार का मतलब होता है लोगों से लोगों का जुड़ाव। आप मुझे बताइए कि आप अपने घर से
आम दिनों में कितना कुछ निकलते होंगे, निकलते हो क्या? या किसी से कोई मतलब रखते हो क्या? नहीं रखते। और मेट्रो सिटी में या महानगरों में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। गांव में तो चलो थोड़ा बहुत फिर भी लोग बिना त्योहारों के मिल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, किसी के घर जाकर या खाना वाना खाकर, मतलब आम सहमति से बातें हो जाती हैं। लेकिन शहरों में आजकल ये सब नहीं होता। तो शहरों के लिए त्योहार एक बहुत बड़ा अवसर होता है कि लगभग 2-3 लोगों से बात हो जाए, क्योंकि शहरों में तो कोई मतलब किसी से रखता भी नहीं है। लेकिन त्योहार एक ऐसा माध्यम है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लोगों से लोगों का मिलना। त्योहार इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके और इस संस्कृति को, इस सभ्यता को, इस पहचान को और हमारे इस गौरव को बनाया जा सके, बनाया आगे रखाया जा सके, तभी ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इनके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना एक अच्छा और एक सुंदर व्यवहार बनाएं, बस दैट्स इट। और क्या है, कोई किसी का लालच तो होता नहीं है। और सीधी बात है कि कोई किसी से मतलब ज्यादा मतलब भी क्यों रखेगा। तो त्योहार एक ऐसा विषय, दिवाली आ रहा है, कुछ लड़कियों के दिमाग में हमेशा शॉपिंग को लेके देखो अलग अलग चीजें होती है, एक एक क्राइटेरिया होता है। जैसे अभी दिवाली आ रहा है और दिवाली में जिसके घर में बेटी और बेटे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि लड़की जो होती हैं वो हमेशा शॉपिंग को लेके सोचती हैं कि दिवाली पे इस बार क्या खरीदना है, क्या परचेज करना है, क्योंकि उनका दिमाग केवल यही सोच लेता है, उनका दिमाग केवल यही सोचता है। लेकिन लड़कों का दिमाग क्या सोचता है, यहां पर थोड़ी सी बात हटके करेंगे। लड़कों का दिमाग सोचता है कि यार आतिशबाजी कैसे हो, कांड कैसे हो, मतलब कोई बड़ी दुर्घटना होनी चाहिए। लड़कों के दिमाग में हमेशा उथल पुथल क्यों रहती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। खैर मेरी भी रहती है, मैं भी इसमें शामिल हूँ आपकी इस कॉम में। तो बस यही चीज़ है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, सोच का भी डिफरेंस है, अपने नज़रिए का डिफरेंस है। तो ये तो, और फैमिली वाले जो परिवार वाले हैं वो दिवाली के इस त्योहार को कुछ इस हद तक मना लेते हैं, यानी पेरेंट्स तभी खुश हैं जब हम खुश हैं, यानी वो आपके लिए कितने सारे सेक्रीफाइस करते हैं, दैट्स यू नो वेरी वेल, आप सभी लोग जानते हैं। तो लुई 14 हो गया, मंत्री कोलवर्ट हो गया। अब आगे चले तो 1668 की कहानी आ गई। तो चलिए, तो सभी लिखेंगे 1668 ईस्वी में क्या होता है, इन्होंने वो काम कर दिया जो इन्होंने नहीं करना चाहिए था। यहीं से दुश्मनी बनती चली जाती है। आप मुझे एक चीज बताएं कि सन 1613 था, हाँ 1611 की बात करते हैं। 1611 में तो इनकी एक फैक्ट्री थी अंग्रेजों की जिनका नाम था मसूलीपट्टनम। यहां मत लिखिए क्योंकि यहां आपको दिखाई देगा नहीं। आप मुझे एक चीज बताएं, 1611 ईस्वी में BEIC ने, यानी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, नहीं की थी, एक फैक्ट्री स्थापित की थी। और अंग्रेजों ने इसके बाद में जो काम किया वो किया 1613 में। हालांकि बस्ती तो खूब सारी थी उनकी, ठीक है। तो 1613 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री बना दी सूरत में। ये अंग्रेजों के काम थे। लेकिन अंग्रेजों के काम को ही हम यहां तक रुक नहीं सकते हैं, हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा अभी। और आगे चलते हैं 1668 ईस्वी में। आपको मैं बता दूं 1668 ईस्वी की हम बात करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, FEIC ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की और जिसका नाम था सूरत। क्या था? सूरत। तो इन्होंने यानी FEIC की पहली व्यापारिक फैक्ट्री, और ये कब बनी? 1668 में बनी थी। मैं एक बार यहां भी लिख देता हूं
1668 ईस्वी में बनी थी और ये बनी थी सूरत में। यानी सूरत में इनकी कौन सी थी? पहली फैक्ट्री, पहली, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एफईआईसी की दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में बनती है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। और आज मसूलीपट्टनम को देखोगे तो लगभग इसे मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। कुछ कुछ किताबों में मछलीपट्टनम लिख दिया है। यहाँ पर मछलियों का व्यापार लगभग बहुत हद तक काफी अच्छा था। तो मसूलीपट्टनम जो है ये भारत के पूर्वी तट की तरफ आता है और आज भी भारत के पूर्वी तट की तरफ है ये। आज भारत की पूर्वी तरफ देखोगे तो आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के नाम से आज फेमस है, मसूलीपट्टनम। अब 1669 ईस्वी में इनकी दूसरी फैक्ट्री, ये थी इनकी सेकंड फैक्ट्री। लो भाई साहब, तो सेकंड फैक्ट्री बन गई। अब आप मुझे एक बार गौर कीजिए, इसका तुलना इससे करिए, एक बार यहां से कंपेयर करिए इसको। मुझे बताइए क्या कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है? भाई आप एक म्यान में पहले से एक तलवार है, दूसरी तलवार यदि उस म्यान में अंदर लगाओगे तो म्यान को तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि म्यान में तो उतना ही स्पेस है। यानी आप किसी के काम में टांग अड़ाओगे तो पहले वाले को परेशानी होगी और वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको वहां से हटाने की पूरी कोशिश करेगा, वहां से आपको पूरी तरह परास्त करने की कोशिश करेगा। चाहे राजनीति तरीके से करे, चाहे युद्ध के माध्यम से करे और चाहे षड्यंत्र करके करे, कैसे भी करे करेगा। क्योंकि फ्रांसीसी लोगों ने वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी जहां पर पहले से अंग्रेज अपनी अच्छी मजबूत पकड़ बना चुके थे। अब अच्छी मजबूत जब पकड़ बना चुके थे तो अंग्रेजों को लगने लगा कि अब फ्रांस के आने से हमारे व्यापार पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और जब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार का नुकसान तो होगा ही होगा इनको, अंग्रेजों को। तो यहां पर तो था फ्रांस और यहां पर था अंग्रेज। तो तब से लगभग अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में लगभग से लगभग ताना बाना शुरू हो गया। लगभग यही माना जाता है कि ताना बाना स्टार्ट हो गया दोनों का। दोनों अपने आप में एक फूटी आंख नहीं भाते थे, ये कह दो, किसी भी तरीके से गोल मोल घुमा के कुछ भी कह दो आप, ठीक है। तो फ्रांस और अंग्रेज तभी से ये मान लो प्रारंभ हो गया। लेकिन ये कहानी तो केवल स्टार्टिंग की है। बाद में जाकर आप सभी को पता चलेगा कि हम कैसे कैसे किस तरीके से इन दोनों की दुश्मनी को मुकम्मल बना देते हैं। और ये होता है लगभग 1742 के बाद। 1742 ईस्वी के बाद आपको यह एहसास होगा कि कैसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्देश्य, उनकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस, उनके पर्पस, सब कुछ बदल गए। और अंग्रेज इसी एम्बिशियस को देखते हुए पागल हो उठे। उन्होंने बोला कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी कॉपी कर रहे हैं, ये तो हमको हराना चाहते हैं, खुद जीतना चाहते हैं। हमारी सारी मेहनत सन 1600 से आज हमने की, ये तो सारा मिट्टी में मिला देंगे, इनको रोको। तब से क्या होता है कि अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की जो महत्वाकांक्षा थी वो दोनों की बराबर थी। अब जब दोनों की महत्वाकांक्षा बराबर होगी, दोनों की टक्कर बराबर होगी, तो इसका यह मतलब है कि दोनों आपस में टकराएंगे ही टकराएंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला बाद में करेंगे हम। तो चलिए, यानी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। इन्होंने टांग अड़ाई किसमें? अंग्रेजों में, उनके कार्य में टांग अड़ा दी, उनके कामों में टांग अड़ा दी इन दोनों। चलिए आगे चलते हैं। तो 1668 में हम समझ गए हैं। इसके बाद 1669 हो गया, ठीक है। यहां से भी इसको डन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सन है, मैं आपको फिर बता दूं। चलिए अब आते हैं एक 1672 ईस्वी की हम बात करते हैं आपसे। देखो 1672 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था
एल्डोरेम कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो फ्रांसीसी नाम बहुत अजीब है, ल्यूमा ड्यूमा लीमा ड्यूमा कुछ ऐसा था, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया था, गोलकुंडा के शासक से, देखो फ्रांसीसियों की एक बस्ती बहुत फेमस थी जिसका नाम था सैंथोम। मुझे बस्ती का नाम याद है, सैंथोम बस्ती। ये बस्ती जो थी ये फ्रांसीसियों की फेमस बस्ती हुआ करती थी, मतलब प्रसिद्ध बस्ती थी। यहां पर वो बस्ती थी जहां पर फ्रांसीसी खुद रहा करते थे। और इस सैंथोम बस्ती का नाम मैं बाद में जिक्र करूंगा और फिर आपसे पूछूंगा। आपने नहीं बताया तो हमको थोड़ी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। अभी एक मिनट रुकिए। तो सैंथोम बस्ती जो थी ना, ये अंग्रेजों की एक बहुत अच्छी खासी बस्ती, यहां पर वो निवास स्थान था, यहां पर रहते थे ये लोग। तो 1672 में सैंथोम बस्ती ये इन्होंने किससे ली थी, ये इन्होंने गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक से प्राप्त की। ये गोलकुंडा के शासक से इन्होंने प्राप्त कर ली सैंथोम बस्ती, जो फ्रांसीसियों का एक क्या था, व्यापारिक एवं निवास स्थान था। व्यापारिक एवं निवास स्थान था। और यही बड़े मजेदार की बात है कि व्यापारिक एवं निवास स्थान हुआ करता था ये सैंथोम बस्ती 1672 में, जो इन्होंने गोलकुंडा के शासक से छीन ली थी या प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आते हैं एक 1673 का हम सन पढ़ते हैं। 1673 में क्या हुआ था देखना एक बार। 1673 में बालीकोंडापुरम के शासक थे शेर खान लोधी। कौन थे, शेर खान लोधी। और शेर खान जो लोधी थे, बालीकोंडापुरम जो है शेर खान लोधी है, लगभग महाराष्ट्र की तरफ पड़ते हैं। और उस समय बालीकोंडापुरम जो थे, नहीं एक मिनट रुकिए, दमनदीप पांडुचेरी, सॉरी ये साउथ की तरफ है, हाँ साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं। तो 1673 में बालीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोधी से फ्रांसीसी मिलने जाते हैं। और फ्रांसीसियों में उन व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था फ्रैंको मार्टिन और लेस्पीने। क्या था, फ्रैंको मार्टिन और लेस्पीने नाम के दो व्यक्ति, ये जाते हैं किसके पास, बालीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोधी के पास। अब इनको क्या था कि सबसे बड़ी बात ये थी कि बालीकोंडापुरम का जो शासक था शेर खान लोधी, ठीक है, उसको इन्होंने झांसे में ले लिया। किन्होंने, फ्रांसीसियों ने। झांसे में कैसे लिया, झांसे में इस तरीके से लिया, व्यापार, भाई व्यापारिक कंपनी तो थी ना, ये तो दुनिया जानती थी ना भाई। तो व्यापारिक कंपनी तो थी, ये दुनिया जानती थी, लेकिन दुनिया वो नहीं जानती थी जो ये कभी जो थे, जैसे कि ये मैनिपुलेट करने में मास्टर थे अंग्रेजों की तरह। इन्होंने बालीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोधी को मैनिपुलेट कर दिया व्यापार में, उसे व्यापार में इन्वॉल्व कर दिया। और सीधी बात है, यूरोपीय कंपनियों ने एक हथकंडा जरूर अपनाया है सभी के साथ कि भैया व्यापार करेंगे, आप रखो पैसे और हमको करने दो व्यापार। यानी लीज पर ले लेते थे, क्या करते, लीज पर। और उसको लीज पर लेकर उसका किलेबंदी करवाना, उसमें दुर्ग बनवा देना, उसमें सुरक्षा कर्मी अपने लगा देना, सेना की भर्ती खुद करना, मतलब सारा काम खुद कर रहे हैं। और लीज पर ले लिया है उसको। भाई लीज पे लेने का मतलब क्या होता है, लीज पर लेने का मतलब होता है कि आप वहां पर किलेबंदी नहीं करवा सकते, आप वहां दुर्ग नहीं बनवा सकते। लीज का मतलब यह नहीं होता कि आपने सब कुछ अपनी ही संपत्ति समझ ली है, ये लीज को ऐसे मानते थे। तो बालीकोंडापुरम के साथ शेर खान लोधी ने क्या किया, पांडिचेरी को इनको दे दिया कि ठीक है भैया व्यापार कर लो। अब इन्होंने क्या किया, पांडिचेरी पर व्यापार तो किया ही किया, लेकिन उसके साथ इन्होंने क्या कर दिया, व्यापार तो किया, व्यापार करने के साथ इन्होंने वहां पर अच्छी अच्छी आधुनिक बस्ती करना प्रारंभ कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़े बड़े सेना कर्मी रख लिए अपने पास, दुर्ग बना दिए, किलेबंदी करवा दी। तो कुल मिला के आज ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पांडिचेरी नगर किसने बसाया। आज का पांडिचेरी जो नगर आपको दिखता है आधुनिक, वो किसने बसाया, तो ये फ्रांसीसियों की देन है। जैसे पुर्तगालियों को गोवा पसंद था तो पांडिचेरियों को, सॉरी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी पसंद था। तो कुल मिला के आप लिख दें कि फ्रैंको मार्टिन
फ्रैंको मार्टिन एवं लेस्पिने फ्रैंको मार्टिन एवं लेस्पिने ने बालीकोंडापुरम के शासक से पांडिचेरी, जिसका आज का नाम है पुदुचेरी, क्या है वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, भले लिख दें पुडुचेरी, और आज ये क्या है यूटी है हमारा। पांडिचेरी को प्राप्त कर लिया, पांडिचेरी को प्राप्त कर लिया, और जब इन्होंने पांडिचेरी को प्राप्त कर लिया, और लिख देंगे नीचे नोट लगा के जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिखेंगे पांडिचेरी नगर की स्थापना, लिखें पांडिचेरी नगर की स्थापना ब्रैकेट में लिखना आधुनिक तौर पर, आधुनिक तरीके से, आधुनिक तरीके से नगर की स्थापना फ्रांसीसियों ने की। फ्रांसीसियों ने की, तो आप सभी को पता है, लेकिन आपसे नाम पूछा जाएगा कि फ्रांसीसियों में किसने की, तो आपका आंसर आपके सामने निकल जाना चाहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और यहां पर लिख सकते हैं आप फ्रैंको मार्टिन, पहला नाम आपके सामने है, दूसरा नाम है लेस्पिनो, लेकिन पेपर में दोनों नाम कभी एक साथ नहीं आएंगे, और याद रखना आ भी जाएं तो आपको हमेशा फ्रैंको मार्टिन पे क्लिक करके आना है। जब भी कभी दो नाम एक साथ आ जाएं तो फ्रैंको मार्टिन पे क्लिक करके आना है, वैसे एक साथ नहीं आते। चलिए, तो पांडिचेरी नगर, सैंथुनम की बस्ती, मसूलीपट्टनम और सूरत, आपको 4 नगर मिल चुके हैं। इन पर फ्रांसीसियों का पूरी तरह क्या हो गया, कब्जा। लेकिन ये 2 जगह जो थी ये विवादित थी। क्यों थी? क्योंकि यहां पर पहले से भी अंग्रेज बैठा हुआ था, पहले से ही अंग्रेज बैठा हुआ था यहां पर, समझे ना। चलिए, तो बालीकोंडापुरम का शासक कौन था? उस समय था शासक शेर खां लोदी, शेर खां लोदी। देखो एक ही बात है, मुसलमान थे, देखो लोदी वंश के थे, है ना, अफगानी थे, तो लोदी वंश है, अफगानी वंश है। एक बात है कि ये मुगल हुए, अफगानी हुए, ये सब राजा क्या हुए कि इनकी नौ सैनिक शक्ति अच्छी कभी थी नहीं। आप सभी को पता है ना कि पांडिचेरी अपना दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त क्यों कर पाए? क्योंकि मुगलों के पास थल सेना तो मजबूत थी, अकबर की सेना इतनी ताकतवर थी, आप सभी को बता दूं, अकबर की सेना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेना थी, सबसे बड़ी सेना थी, ठीक है। और उस समय अकबर के समय पुर्तगाली मौजूद थे, उस समय लगभग अंग्रेज भी आ गए थे, मैं मानता हूं, डच भी थे, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये दक्षिण भारत में या किसी भी जगह ये सफल क्यों हो पाए? क्योंकि इसलिए हो पाए क्योंकि हमारी भारतीय सेना नौ सैनिक शक्ति में इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी, हमारे पास तकनीकों की कमी थी, हमारे पास अस्त्र और शस्त्र यानी वेपन्स की कमी थी। इसके चलते हम अंग्रेजों को नहीं रोक पाए, और अंग्रेज इसलिए जीत गए क्योंकि उनके पास रणनीति अच्छी थी, उनके पास उत्साह की कमी नहीं थी, उनके पास अस्त्र और शस्त्र अच्छे थे, यानी वेपन्स अच्छे थे, इसलिए वो जीत पाए। और नौ सैनिक शक्ति अच्छी थी उनकी। जहाज बनाना, ये जो डच थे फ्लूट शिप जहाज बना दिया डचों ने, बताओ। पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस बना रहे हैं अपनी, नोट छापने की मशीन बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, ये भी तो था भैया। अंग्रेज वो कुछ और तकनीक से आ रहे हैं, नौ सैनिक शक्ति तो लेके आ ही रहे हैं पुर्तगालियों को हराने के लिए, लेकिन उनकी अलग तकनीक चल रही है, वो अलग दिमाग ला रहे हैं। तो ऐसे यानी जीतने, आज के टाइम में भी हमें कुछ जीतना है
जीतने के लिए कुछ करना पड़े तो सबसे बड़ा चीज है स्मार्ट वर्क। क्या है? स्मार्ट वर्क है। एक कहावत आपको सुनाता हूं, स्मार्ट वर्क में और मेहनत में क्या डिफरेंस होता है। मेहनत आपसे, मैं मानता हूं कि हर सफलता आपसे मेहनत मांगती है, लेकिन मेहनत तो गधा भी करता है। गधा कभी जंगल का राजा तो नहीं होता। आप मुझे एक चीज बताएंगे, गधा शेर से ज्यादा मेहनत करता है। गधा शेर से ज्यादा मेहनत करता है। आप गधे को पूरे दिन दौड़ाएंगे ना, आप सामान ढोएंगे, गधा आपसे उफ्तर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा नहीं होता। क्यों? क्या मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी है क्या? मेहनत सफलता की एकमात्र कुंजी नहीं है। कुंजी है, एकमात्र नहीं है। ओनली वन एंड ओनली नहीं है, एकमात्र नहीं है। यानी स्मार्ट वर्क भी आपको करना हो। जैसे कि कहावत बताई कि शेर अपने दिन में 20 घंटे सोता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा होता है। शेर दिन में 20 घंटे सोता है और सबसे ज्यादा आलसी भी शेर होता है। मैं आपको बता दूं, शेर सबसे ज्यादा आलसी होता है। चीते में कितनी फुर्ती होती है, चीते से तेज नहीं दौड़ता शेर। शेर दिन में 20 घंटे सोता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा होता है। और वहीं एक गधा 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता है, लेकिन फिर भी वो गधा की गधा ही रहता है। क्यों? तो आप समझ गए ना। तो बात ये नहीं करते कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, बात ये करता है कि आप कितना आउटपुट दे रहे हो, जिससे आगे आप कितना इनपुट दे रहे हो, कैसे दिया आपने वो। 2 घंटे पढ़े, किस तरीके से पढ़े, बस दैट्स इट। तो गधा और शेर वाली कहानी याद रखना। यदि मेहनत से ही सफलता की कुंजी होती तो आज गधा जंगल का राजा होता। मेहनत ही यदि, शेर नहीं होता। चलिए, शेर जंगल का राजा इसलिए होता है क्योंकि वो जो भी चुनौती आती है वो सीधे सामने से वार करता है। शेर का मतलब यही होता है, वो सामने से आके बोलता है, पीठ पीछे नहीं करता। तो आप सभी समझ गए हैं। इसलिए हर चीज ये थी कि मानता हूं कि मुगलों का शासन अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब अच्छा इन द सेंस, कुछ राजा ने अच्छे नहीं हुए, कुछ राजाओं ने धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण की नीति अपनाई। मैं उन मुगल शासक छोड़ देता हूं, लेकिन हाँ, मैं अकबर का तो समर्थन करूंगा। देखो, मैं अपनी वही क्लास में कहने की हिम्मत क्या है, और है भी है, इस बात का प्रमाण है, इस बात से कोई मुकर नहीं सकता कि अकबर के शासन की नीतियों को कोई कैसे मुकर सकता है यार। अकबर का शासन तो वास्तव में स्वर्णिम युग का शासन कहा जाता है। हाँ, आगे पीछे की बात मैं नहीं करता आपसे, और मैं शायद, हाँ, जहांगीर का शासन भी फिर भी ठीक है। न्याय का देवता, जिसे न्याय की जंजीर जो जिस महल के सामने थी वो जहांगीर थी, और जहांगीर को न्याय का देवता कहते हैं। और आज के टाइम पे न्याय के देवता शनिदेव हैं, जो कि न्याय करते हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई। चलिए, 1673 में आपका ये हो गया। अब आते हैं 1600 लगभग 92 की बात। चलिए, तो यहां लिख दीजिए 1692 या लगभग 1693 की बात कर लेंगे। ठीक है, 1692 और 1693। देखिए, 1692-93 में क्या होता है, आप सभी को पता है। फ्रैंको मार्टिन और लेस्पीने ने बालीकोंडापुरम के शासक शेरखा लोदी से पांडिचेरी को ले लिया था। उसी पांडिचेरी को 1693 में डचों ने ले लिया। यानी कुल मिला के बात ये हुई, एक घटना हो गई बहुत बढ़िया। और घटना ये हुई कि फ्रांसीसियों के पांडिचेरी को, फ्रांसीसियों के पांडिचेरी को, फ्रांसीसियों के पांडिचेरी को, फ्रांसीसियों के पांडिचेरी को डचों ने छीन लिया। डचों ने छीन लिया या प्राप्त कर लिया। यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है, प्राप्त कर लिया। और जब फ्रांसीसियों के पांडिचेरी को डचों ने छीन लिया, प्राप्त कर लिया, तो फ्रांसीसियों को हर्ट हुआ। क्योंकि आपको पता है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के पसीने से कोई चीज बनाता है,
और उससे वही आपको ले जाता है, जैसे आपने 5 साल के बच्चे से 3 साल के बच्चे से उसका खिलौना ले लिया, तो वही वाली बात ही, वो तो रोएगा। अब रोएगा तो कुछ ना कुछ करेगा, तकिए फेंकेगा, बर्तन फेंकेगा, कुछ भी हाथ में मिलेगा मारेगा। वो किसे देखेगा, ये मेरी माँ है नहीं, पिता है कुछ नहीं पता उसे, उसे ये पता है कि मेरा खिलौना ले गया मुझसे कोई, बस। अब वो नहीं छोड़ेगा। अब वो जब तक रोएगा तब तक सबके घर की नाक में दम ना कर दे वो। यही हाल फ्रांसीसियों का था। अब फ्रांसीसियों ने तुरंत डचों से समझौता किया, तो लिखेंगे फ्रांसीसियों ने डचों से एग्रीमेंट किया, डचों से समझौता किया। डचों से क्या किया, समझौता किया। और समझौता जब किया डचों से, तो डचों ने पांडिचेरी को दे तो दिया, लेकिन जो संधि की गई वो संधि इंपॉर्टेंट है, आप सभी लिख लेना। उस संधि को कहा जाता है रिजविक की संधि। समझौता किया डचों से, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। समझौता किया और डचों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को सौंप दिया। फ्रांसीसियों को सौंप दिया। अच्छा, एक बात है कि डचों ना फ्रांसीसियों से कुछ बिगड़ा नहीं था। डच और फ्रांसीसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी जो पुर्तगाली, डच और फ्रांस इन तीनों को आगे बढ़ना देना नहीं चाहती थी। तो डच भी समझ गए थे कि फ्रांसीसियों से बैर क्यों लेना यार, क्यों लेना बैर। अच्छा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं बात करूं ना, सैनिक शक्ति की बात करूं, सैनिक शक्ति इतनी मजबूत थी इनकी, इतनी कुशल थी इनकी, कि इतनी अंग्रेजों की नहीं थी। मैं आपको हकीकत बता दूं, आज फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी लोगों के जो सैनिक थे ना, वो इतने मजबूत, इतने सक्षम थे कि इनके सामने अंग्रेजों के सैनिक भी नहीं टिक पाते। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत खराब और वक्त खराब है, बस वही बात थी कि चाहा कोई और मिला कोई और। यही बात इनके बात में लागू होती है। इसलिए आज भी बात करते हैं, ये वही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी सेना की जो ट्रेनिंग होती है। और हमारे एक राजा हुए मैसूर से, उनका नाम था हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का प्रशिक्षण फ्रांसीसियों की तर्ज पर करवाया था। और उसने फ्रांसीसी बस्तियों जैसे कि सैंथोम बस्ती और फ्रांसीसियों की तर्ज पर अपनी सेना का प्रशिक्षण दिया था। और टीपू सुल्तान वही अपने ईमानदार, अपना अड़ग रहने वाला एकमात्र शासक था भारत का, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। हैदर अली का पुत्र है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की तलवार में इतनी धार थी कि वो 10 ढालों को भी पार कर दिया करती थी। तो सौंप दिया। और इस समझौते को क्या कहा गया, आप ये लिख देना, ये समझौता जो था, ये समझौता कि डचों एवं फ्रांस के बीच एक संधि की गई। उस संधि का नाम यह था रिजविक की संधि। क्या थी, रिजविक की संधि। रिजविक की संधि, सॉरी हां, तो रिजविक की संधि यहां से की गई। ओके, चलिए, तो रिजविक की संधि कब की गई थी, 1693 ईस्वी में। ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसमें लगा लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रिजविक की संधि पूछी जाएगी, किसके बीच हुई थी और किसको लेकर हुई थी, पांडिचेरी को लेकर हुई थी और डचों और फ्रांसीसियों के बीच की गई थी। दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट, एक आता है 1600 लगभग 73, नहीं, हाँ 1672 के आसपास की बात मैं बता रहा हूं आप। 1672 ईस्वी, आप सभी को पता है 72 ईस्वी में सैंथोम बस्ती बस रही थी, 73 में पांडिचेरी नगर का विकास हो रहा था, 93 में रिजविक की संधि हो रही थी, सब पढ़ा दिया मैंने। 1673 में क्या था, लगभग बताया जाता है कि 1700 गलती हो गई,
1600 नहीं हो सकता, त्रुटि तो थोड़ी सी त्रुटि हुई है, इसमें हटा दीजिए। यहां लिखिए, देखो मैं आपको बता दूं 1720 तक क्या था इनके साथ। 1720 ईस्वी तक क्या था कि फ्रांसीसियों की शक्ति जो थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गई थी। हाँ, क्यों थी? ये अंग्रेज है ना, बार बार चैलेंज कर रहे थे फ्रांसीसियों को, और फ्रांसीसी हिम्मत ना हारने वाली कंपनी थी। ये हिम्मत हारती नहीं है फ्रांसीसी लोग, आज भी खास बात है इसकी, फ्रांसीसी लोग आज भी हिम्मत नहीं हारते, आज भी इनके दिमाग में बिल्कुल क्लिष्ट है कहां जाना है, कितना जाना है, बात खत्म। यानी कुल मिला के 1720 तक इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, तक इनकी स्थिति यानी इनकी सिचुएशन, इनकी स्थिति बहुत कमजोर हुई, बहुत कमजोर हुई, बहुत कमजोर हुई। लेकिन कुछ कहते हैं फिर 1772 के आसपास, लगभग से लगभग 1772 ईस्वी तक इनकी स्थिति मजबूत हुई। इनकी स्थिति क्या हुई? मजबूत हुई। और मजबूत इस प्रकार हुई कि आप सही को यकीन नहीं होगा कि 1772 की ईस्वी में जब एक फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर आता है, उसका नाम पता क्या है? ओ भैया डुप्ले। ओ भैया डुप्ले जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आया, इसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और आपको बता दूं 1772 में जब डुप्ले ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनता है फ्रांस की तरफ से, ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने जो अंग्रेजों का दिमाग तो छोड़ो, यानी 100 अंग्रेज मिला लो और एक ही खुद लगा लो, एक व्यक्ति ये पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी हो गया था, नाक में दम कर दिया, सोना हराम कर दिया अंग्रेजों का। अंग्रेज जो भी चाल चलते ना उसको ये तुरंत फेल कर दिया करता था। इसका दिमाग यानी कहते हैं कुटिल बुद्धि, कुटिल बुद्धि था, ये शार्प माइंड था इसका, बिल्कुल किसी भी चाल को तुरंत फेल कर देने वाला व्यक्ति था ये इसको सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ कहा जाता है डुप्ले को आज। और मैं डुप्ले का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं डुप्ले का, क्योंकि डुप्ले आज होता ना तो अंग्रेज इस तरह अत्याचार नहीं करते आज हमारे। हालांकि वो उस वक्त भी नहीं खत्म हुआ था, लेकिन उसको फ्रांस की सरकार ने वापस मिला लिया था। बस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ही कमी थी कि ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, और जो कंपनी सरकार के नियंत्रण में काम करेगी वो कभी भी मुनाफा नहीं कमा सकती, और सरकार कभी भी अफसर को पूरी तरह खुली छूट नहीं देती है। इसलिए डुप्ले को भी सरकार ने खुली छूट नहीं दी थी, लेकिन डुप्ले ने जितना भी काम किया बहुत अच्छा किया, अंग्रेजों के विरोध में काम किया हमेशा इस व्यक्ति ने, इसलिए बहुत आइडल रहा है। मेरा तो अभी तक आइडल है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक वॉर में अपनी चाल चलेगा आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कैसा लगा आप सभी को? चलिए तो फिर आपसे कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे हम। चलिए तो आज ही और YouTube पर हमारी लाइव क्लास है और 30 MCQ हम कराएंगे, ठीक है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित हैं। सभी आ जाइए, जुड़ जाएंगे सभी, बहुत अच्छा लगेगा। यह लाइव क्लास होती है जहां पर हम आपसे ऑफलाइन तो देखो नहीं आ सकते, लेकिन ऑनलाइन हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी बात है, आमना सामना हो जाता है, हाल चाल पूछ लिया करते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे, और ये क्लास अभी यहां फिनिश होती है। हैव अ गुड डे। चलिए नमस्कार सभी को।